नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का दूरदर्शन के कार्यक्रम नारी जगत में बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 मार्च को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। आप तमाम विश्व की सुंदर और साहसी महिलाओं को मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाओं का जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा से भरा होता है। इतिहास गवाह है, महिला हर फील्ड में अपना सफल प्रदर्शन कर सकती हैं और की हैं। जैसे चिकित्सा का क्षेत्र हो, खेलकूद, कला, संगीत हो या राजनीति का क्षेत्र हो, अहम भूमिका निभाती हैं और सफल भी होती है। इसी पे हम 2 लाइन कहना चाहेंगे। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय फलक पे परचम लहराती भारतीय महिलाएं। इस टॉपिक पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेणु पासवान जी और डॉक्टर नवनीता जी। वैसे तो रेणु पासवान जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल कर रखी हैं। तो मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रेणु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या उपलब्धियां हैं। आज महिला दिवस के अवसर पे आप हमारे दर्शकों के साथ अपने जो आपकी उपलब्धियां हैं उसे साझा करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जितनी भी हमारी सशक्त महिलाएं हैं उन सबको आज के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जा रहा है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं मुजफ्फरपुर के माली घाट ढाब से निकली हुई एक लड़की हूँ। स्लम बस्ती में रहने वाली, पली बड़ी हूँ मैं वहीं से। लेकिन सोचने समझने और जीवन में कुछ बड़ा करने का जो सपना था वो हम बचपन से लेके चल रहे हैं। महिलाओं की बात हो रही है। बचपन में जब हम टीवी पे प्रोग्राम देखते थे और कभी इंदिरा गांधी को सुनते थे, क्योंकि वो देश की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। कहीं ना कहीं वो सपना हमारे में भी ऐसे जगह कि आज महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, हम भी कर सकते हैं। गांव से भी निकले हुए लोग, लड़कियां कुछ कर सकती हैं। क्योंकि जिस परिवेश में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पे मैंने देखा है, इनफैक्ट खुद भी उस चीज़ से गुजरी हूँ कि कम उम्र में 10 साल 12 साल की उम्र में लड़कियों को शादी के लिए फोर्स किया जाता था, उनको धकेल दिया जाता था पढ़ाई लिखाई से वंचित करके। लेकिन एक जज्बा जगह कि नहीं, हमें पढ़ना है। और इस तरीके से हमने एक गांव से शुरुआत करके एक इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाई है। पहले खुद को शिक्षित किया, बिहार से बाहर गई, शिक्षित किया, कॉरपोरेट में जॉब की, नौकरी की। फिर जो हमारा एक एक्सपोजर है महिलाओं के बीच रहने का, वो पुणे में मुझे मिला। अपने एक्सपीरियंस से मैंने 3-4 किताबें लिखी। एक जिसमें एक किताब थी लिव टू इंस्पायर एंड द न्यू यू, मतलब हम खुद को नया कैसे बनाएं, जिसमें ज़्यादातर मैं बातें करती हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम बिल्डिंग और आत्म जो शक्ति होती है, इनर विल होता है, पावर, उस चीज़ पे हम ज़्यादा बात करते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने लड़कियों में जागृत किया, इन्फोसिस में किया, देश दुनिया में जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे किया। तो ये पुस्तकें थोड़ी पब्लिश हो गई, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे 2019 में वर्ल्ड पे एक फोरम है, वुमेन इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पे बुलाया गया इस चीज़ की चर्चा करने के लिए। तो वहाँ पे जाकर के जितनी भी महिलाएं थी, ज़्यादातर 137 कंट्रीज़ से महिलाएं आई हुई थी, उनको मैंने संबोधित करने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके अलावा 2023 में G100 एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने 197 कंट्रीज़ की महिलाओं के लिस्ट में समझिए कि बिहार से मेरा नाम गया, पूरे इंडिया से। तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है हमारे जीवन का। इसी दौरान UN में काफ़ी बार मुझे चर्चा के लिए बुलाया गया, कि चर्चा के लिए इसलिए बुलाया जाता था कि लोग ये समझना चाहते हैं कि कोई स्लम से निकल करके यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। तो ये चीज़ मैं बताती हूँ कि अगर अपने अंदर वो इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और वही चीज़ लेके हम चल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमने अभी तक अचीव की है। मेरा हमेशा से अंदर जो जज्बा रहता है कि मैं बिहार को कैसे ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं और उसको गौरवान्वित मैं क्षण वो हो हमारे लिए, इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा काम है, बाकी की चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी।
नवनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1909 ईस्वी में की गई थी, पर उस दिन 28 फरवरी था और 28 फरवरी को ही प्रथम रविवार मतलब अंतिम रविवार था। इस दौरान 1910 में इसे कोपेनहेगन सम्मेलन में इंटरनेशनल का दर्जा दिया गया। परंतु इसे सीमित रखा गया, सिर्फ महिलाओं को मत देने के अधिकार की घोषणा की गई। उससे पहले महिलाएं मताधिकार का प्रयोग नहीं करती थी पूरे विश्व में कहीं भी। परंतु 1917 में रशिया में महिलाओं ने एक स्ट्राइक किया। उस स्ट्राइक में रोटी, कपड़े और काम वक्त का जो है जिसमें उन्हें ज़्यादा काम करने पड़ते थे उसको कम करने की बात की गई। इसी दौरान जब काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी तो 1917 में फरवरी को इसे मनाया गया और परंतु जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन मार्च का प्रथम रविवार था। उसी दिन से शुरुआत की गई कि इस फोरम में इंटरनेशनल वुमेन्स डे का आयोजन किया गया और ये 1921 में बदलकर 8 मार्च को कर दिया गया। इसी कारण हम हर वर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, जो आज भी कायम है। इसी के बारे में और ये हमारा 2026 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या थीम है? इस साल का थीम है गिव टू गेन। मतलब इसका अर्थ है कि आप प्राप्त करने के लिए पहले दान देना सीखिए। जब आप दान देते हैं खुले हाथों से, अपनी स्वेच्छा से, तो आप पूरे समाज को, इस खास करके महिला समुदाय को आगे बढ़ाते हैं। मैम, हम एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ क्लियर बताइए। दान दे सकते हैं तो लाभ होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये क्लियर बताइए आप। दान देने का मतलब है कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपने हृदय से, अपने दिल से किसी को कुछ दे रहे हैं, अपनी स्वेच्छा और अपने मन से। और जब आप देते हैं तो यह एक गणना नहीं है कि आप दे रहे हैं। देना आपको घटाना नहीं है, देना समाज की उस तबके को देना जो उसका हकदार है, उसको सम्मान देना, उसको समृद्धि देना, उसको समान वेतन देना। मतलब हर महिला, और महिलाओं का जो कार्यस्थल है वो सिर्फ एक वर्क प्लेस प्रोफेशनल तक ही नहीं सीमित है। उनको अपने बच्चे की देखभाल भी करनी है, अपने परिवार को भी संभालना है। और जब आपका परिवार सुदृढ़, समृद्ध और संभला होगा, जिसका स्तंभ आपके घर की महिलाएं हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा समाज और हमारा देश दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसा कि मैडम ने भी कहा कि इन्होंने समाज के उस तबके से आगे बढ़कर अपने आप को दुनिया के परचम पे रखा और आज ये कई जगहों पर जा भी चुकी हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर आप में शिक्षा है, आप में सम्मान है, आप अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, तो स्वाभाविक है कि आप आत्मनिर्भर बनेंगी। और जब मैम, जैसे अंतर्राष्ट्रीय फलक पे आज हमारी भारतीय महिला परचम तो लहरा ही रही है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है कि महिलाओं के लिए वहाँ तक का सफ़र। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि उस बीच में तमाम मुश्किलें आती हैं, फिर भी उनसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? जैसा कि मैडम ने पहले भी कहा कि उन मुश्किलें हैं, हर जगह मुश्किलें हैं, पर उन मुश्किलों से आपको ही लड़ना है, जूझना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए हमारे समाज की, अगर आप एक परिवार के एक यूनिट की बात करें, परिवार के एक यूनिट में अगर 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्य में हर 3 सदस्य अगर महिलाओं के प्रति सम्मान रखे, उनके काम में सहायता करे, हर तरह से मानसिक, फाइनेंशियल, हर तरह से अगर सहायता करते हैं, स्वाभाविक है कि वो महिला आगे बढ़ेगी। अगर जहाँ वो कभी कमज़ोर पड़ रही है तो उसको संबल मिलेगा कि नहीं, मुझे आत्मनिर्भर होना है, मुझ में संबल होना चाहिए और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यह स्वाभाविक है कि परिवार के लोगों की सहायता उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैम, हम आपसे एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे अभी 2026 में महिलाओं की शिक्षा दर क्या है और पहले के अकॉर्डिंग शिक्षा की क्या चेंजिंग आई है महिलाओं में? अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान हमेशा से ही रहा है। बहुत पहले आपने सावित्रीबाई फूले का नाम सुना होगा, जिन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाया और आज और उस कई सालों पहले की परिस्थितियों में काफ़ी अंतर है। 22% से लेके आज हमारे देश की महिलाएं लगभग 40 से 50% तक साक्षर हैं। और केरला में अगर देखा जाए तो केरला में यह साक्षरता का दर 99% तक है। तो यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश की महिलाओं के लिए। और आप क्या मानती हैं कि अगर महिला खेल कूद का जगत हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो क्या कुछ कर सकती हैं?
इसमें कहने की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज चाहे वो चिकित्सा हो या रक्षा मंत्रालय हो, कहाँ हर जगह महिलाएं हैं। आज खेल कूद में आप अगर एक छोटे से बिहार के एक छोटे से गांव की बात ले लीजिए तो वहाँ से ललिता नाम शायद सुना हो आपने, जिन्होंने 160 देश की लड़कियों को हराकर कराटे चैंपियन बनी है। ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास उदाहरण मौजूद हैं। आज आप छोटी सी लड़की मैथिली ठाकुर की बात ले लीजिए, दरभंगा जिले की, जो आज कह सकते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी, भले ही वो एक म्यूज़िक के क्षेत्र से आती हैं, लेकिन उनकी वही चीज़ें, उनका अपब्रिंगिंग और उनकी शिक्षा दीक्षा के अनुसार आज वो राष्ट्रीय जगत के फलक पर पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित कर रही हैं। इसी के साथ मैं रेणु जी के पास चलना चाहूँगी और मैम आपसे जानना चाहेंगी, राजनीति क्षेत्र में महिलाओं का क्या भूमिका है आज के टाइम में? आज के परिवेश में जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत गांव का देश है और जिस तरीके से राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आज अगर हम देखते हैं जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज में बिहार की अगर हम बात करते हैं तो 60 to 65% जो हमारा पोस्ट है पंचायती राज का, वो महिलाओं के लिए है। वहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसा प्रतीत होता है कि जब महिलाएं जीत के जाती हैं, कोई मुखिया सरपंच बनती हैं, वार्ड पार्षद बनती हैं, जिला के जो संरक्षक होते हैं वो बनते हैं, तो मैक्सिमम महिलाएं बखूबी वो रोल अदा कर रही हैं, चला रही हैं, पूरे अपने प्रखंड को देख रही हैं। कहीं पे होता है कि ठीक है पुरुष अपना चला रहे हैं, लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ज़्यादातर मेरा काम गांव में ही होता है, तो मैंने देखा है एक ज़माना था आज से 20 साल 10-15 साल पहले की महिलाएं घूंघट में रहना पसंद करती थीं, वो बोल नहीं पाती थीं। मैम एक चीज़, पसंद करती थी या उन्हें रखा जाता था? बिल्कुल, मतलब ये उनकी पसंद खुद की थी कि मैं घूंघट में रहूं, या फिर उन्हें फोर्स किया जाता है कि आपको रहना है? डेफिनेटली, क्योंकि ये हमने भी अपने जीवन में देखा है, एक कंडीशनिंग होती है कि आपको इसी तरीके से रहना है, क्योंकि घर में मेल है तो आपको घूंघट में रहना पड़ेगा। वो एक प्रथा थी। जी बिल्कुल, प्रथा थी। तो उस तरीके से रहना था। लेकिन अब जब हम गांव में जाते हैं तो महिलाएं बहुत अच्छे से, लड़कियां तो पढ़ लिख रही ही हैं, महिलाएं बोलती भी हैं, लड़ भी जाती हैं, तो ये एक अच्छा वातावरण देखने को मिलता है गांव में। शहर की बात है तो शहर में हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, हर तरह की सुविधाएं, कोचिंग्स है। अब जिस क्षेत्र में लड़की आगे बढ़ना चाहती है उस क्षेत्र में जा रही हैं। एक कॉन्स्टेंट पहले आता था कि माता पिता उनको पढ़ने में आज़ादी नहीं देते थे, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज हो रहा है, अब माता पिता भी अपने बच्चों को, भेदभाव का भी जो मंजर था वो कम हुआ है। पहले तो हम जानते हैं कि जब बच्चियां जन्म लेना भी कितना मुश्किल था, कि उनके साथ क्या क्या होता था, लेकिन हाँ आज माता पिता भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमने प्रूव किया है। एवरी नाउ एंड देन ये है कि हमें प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, हम किसी से कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। अभी राजनीति देखते हैं विधानसभा वाइज, विधानसभा में भी अगर हम बिहार में भी देखें तो बहुत सारी जगहों पे महिला ने इलेक्शन लड़ा है। पार्लियामेंट की बात करें, अगर जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा में कम से कम 14% महिलाएं, कम है, 45 to 50 के रेंज में ही उतनी ही महिलाएं हैं वहाँ पे, जो रिप्रेजेंट करती है पूरे इंडिया, भारत को। और जो लोअर हाउस है हमारा लोकसभा, वहाँ पे समझिए 70 से 75 महिलाएं हैं, 17% के करीब हैं। सरकार ने, जो हम सब ने सुना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 33% का जो रिजर्वेशन 2029 में शायद ये लागू हो जाए, तो मुझे लगता है उस समय एक नया चीज़ हमें देखने को मिलेगा कि राजनीति में कैसे महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। क्योंकि महिला एक ऑब्जेक्ट नहीं है, महिला वस्तु नहीं है, हम एक रिसोर्स हैं, और अगर इस रिसोर्स को सही से यूटिलाइज किया जाए तो नेशन बिल्डिंग में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि हमने ये सुना है, देखा है और पढ़ा भी है कि कैसे उस ज़माने में सावित्रीबाई फुले जी ने, फातिमा शेख ने
बच्चियों के एजुकेशन पे काम किया और आज उनकी देन है कि आज हम लड़कियां पढ़ लिख के आगे बढ़ी हैं। कहीं ना कहीं ये योगदान हमारे महिला राइट्स का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम सभी महिलाओं के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो हमारा राइट्स बनाए हैं, कहीं ना कहीं वो हमें अभी लाभ दे रहा है ताकि हम हर वो चीज़ कर सके, हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि हम फाइट कर सकते हैं। हम अब हमारे घर में भी अगर कोई रोकथाम होता है तो वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये मेरा राइट है और मैं आगे बढ़ूँगी। तो इस तरीके से हमारे पास फ्रीडम है, हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र ही ना सही, आप स्पोर्ट्स में देखिए कितनी सारी हमारी अपने जो इंडिया से हैं, भारत से महिलाएं, चाहे वो पीवी सिंधु हो, हिमा दास हो, कितने सारे लेवल पे। मैथिली राज अभी एक महिला है केरल की, उन्होंने एथलीट्स में काफ़ी इनका रील्स वायरल भी हुए थे, किस तरीके से स्टेडियम में बहुत कम लोग थे लेकिन फिर भी वो बंदी हार नहीं मानती है। अपना जो उनका रनिंग का जो था वो उन्होंने पूरा कंप्लीट करके गोल्ड मेडल लाया। ओलंपिक्स में कितना अच्छा हमारा प्रदर्शन रहता है, वेट लिफ्टिंग हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सोच रहे हैं कि नहीं ये बहुत भारी भरकम चीज़ें हम नहीं करेंगे, हम जाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आती जाती हूँ मुजफ्फरपुर, हम देखते हैं कि आज ऑटो भी महिला चला रही है। अभी पिंक बसेस महिला चला रही हैं, कहीं कहीं राज्यों में ट्रेन भी महिलाएं चला रही हैं। पायलट की तो कोई कमी नहीं है, पायलट्स तो हमारे इंडिया में बहुत महिलाएं हैं जो एज अ क्रू मेंबर या फिर फ्लाइट को चला रही हैं। तो चीज़ें हैं, मतलब यही है बेसिक कि हमको एज अ रिसोर्स किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि हम नेशन बिल्डिंग, अपने राज्य को आगे बढ़ाने में काम कर सकें। जैसे अभी हमारी राजनीति क्षेत्र में महिलाएं हैं, बात करें वित्त मंत्री की जी, तो कैसे वो काम कर रही हैं? बिल्कुल, राजनीति के क्षेत्र में जो वित्त मंत्री निर्मला जी और आप उससे भी ऊपर देखें, जैसे कि जिन्होंने मुझे 2023 में नारी शक्ति सम्मान दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। आखिर वो हम सब महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं और कहीं ना कहीं हम अगर किसी बड़े मंच पे जाते हैं तो एक उनका ध्यान रहता है कि हम इस देश से आए हैं जहाँ की राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, एक महिला रिप्रेजेंट कर रही है, तो गर्व से सीना फूल जाता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हैं। बिहार में भी बहुत सारे मंत्री हमारी महिला रह चुकी हैं, चाहे एक समय था जो हमारे जो चाइल्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में स्मृति ईरानी जी ने भी योगदान दिया है। अभी अनुपूर्णा देवी जी हैं, वो देख रही हैं। तो हर जगह है, बस मौके की हमें तलाश रहती है। हम तो बैठे हैं कि हमें जो इंटरेस्ट है हम उस चीज़ में काम करें और वो मौका आपको मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं चीज़ भी बताना चाहूँगी कि आप पढ़ रहे हैं, आपका सपना है, लेकिन स्पिरिचुअली भी आपको कनेक्ट होना चाहिए चीज़ों को। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होता है ब्रह्मांड के द्वारा और आपको वो चीज़ मिलती है। तो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, क्योंकि आप जो सोचे हो आपको वो मिलेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। तो मैम इसी के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगी, और क्या महिलाओं अभी बहुत सारी महिलाएं तो पढ़ पा रही हैं, फलक तक अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, जहां तक ये सुख सुविधाएं उनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि वो भी शिक्षित हो सके, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके? पहले घर से शुरुआत करें, फिर समाज, फिर देश के लिए कुछ करें। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? आज हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां हैं कि हर लड़की, हर महिला आगे नहीं बढ़ पाती है जी। इसके लिए कई सेवाएं सरकार की तरफ से भी शुरू की गई है। अगर हम सिर्फ बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो आज हमारे पास यह सुविधा है कि हमारी बच्चियाँ अगर फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नहीं पढ़ पाती थी तो आज अगर वो 12th कर लेती हैं तो उन्हें कुछ हैंडसम अमाउंट दिया जाता है ताकि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। अगर वो ग्रेजुएशन कर जाती हैं तो
मीन्स इसका अर्थ है कि अगर आप शिक्षित हो रही हैं तो उन्हें फाइनेंशियल अकोमोडेशन भी दिया जा सकता है ताकि आप आगे की पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकिए और छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप भी आप शुरू करिए। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करती हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए सरकार की तरफ से आज के डेट में नैट्स भी है, अप्रेंटिसशिप की भी शुरुआत की गई है, जिसमें हम लोग खुद अपने कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके अंतर्गत है कि अगर आप कहीं ट्रेनिंग लेते हो 3 मंथ 6 मंथ का, तो वो जिस इंस्टीट्यूशन में आप ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे जी। तो इतना तो है कि आप शिक्षा ग्रहण करते हुए आप ट्रेनिंग लेके आप पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो रहे हैं। और जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो वह आपकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। और जब आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी तो आप देश और समाज के योगदान में अपना रोल भी अदा कर सकते हैं। मैम, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिला का जो जीवन होता है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती है। और आप ठीक है, आप देश के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, इसी के साथ साथ आपको अपने घर परिवार बच्चे तमाम तरह की चीज़ को देखते हुए चलना होता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या महिलाओं को सिर्फ बोल्ड होकर के देश दुनिया के लिए काम करना चाहिए या फिर इन सब को लेकर चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है कि हम एक महिला के तौर पे जन्मे इस दुनिया में आए, और महिला में हर तरह की क्वालिटी ईश्वर ने हमें प्रदान की है, चाहे वो हमारा कोमल हृदय हो, चाहे वो दुर्गा का अवतार बनना। हाँ, एक महिला में हर रूप समाहित है, या दुर्गा हो, अन्नपूर्णा हो, लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, हर एक रूप समाहित बिल्कुल बिल्कुल। तो हम परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष वाली बात है, तो उस तरीके से। और मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हम फोकस्ड रहना है कि हमारा गोल क्या है, हमारा एज अ रिसोर्स हम क्या कर सकते हैं अपने राज्य के लिए, अपने दुनिया के लिए। लेकिन फैमिली फर्स्ट, मैं इस पे यकीन रखती हूँ। आपका सेवा घर से ही शुरू होता है। आप अपने फैमिली को इग्नोर करके कुछ नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेते हैं तो वो फिर राइट एग्जाम्पल सामने वाले के लिए नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने घर बार को देखते हुए आगे बढ़ना है। इनफैक्ट अगर मैं खुद की भी बात करती हूँ, मैं अभी अनमैरिड हूँ, क्योंकि वो मैंने अपने लिए ऐसा लाइफ चुना है, क्योंकि मुझे देश के लिए, राज्य के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन मेरे घर में मेरे 2 भाई हैं, दोनों स्पेशल चाइल्ड हैं। एक भाई नहीं रहे, मेरी माता जी भी नहीं रही। एक 40 साल का भाई है जो चलता फिरता बोलता कुछ नहीं है। मैं उनको पूरा जो उनकी खुद के काम है वो सारा करके, पिताजी हैं काफ़ी एजेड है, उनका भी देखभाल करके, घर के खाना पीना से लेकर के हर चीज़ करके, फिर मैं अपना टाइम इधर लाती हूँ ताकि मैं राजनीति और समाज सेवा में दे सकूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट, मुझे लगता है जो टाइम मैनेजमेंट है कि आप किस तरीके से कहाँ कहाँ डिवाइड करती हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे आप बोली कि आप सोशल वर्क करती हैं, तो इस क्षेत्र में आपको जब आप बाहर निकलती होंगी तो बहुत कुछ अभी भी ऐसी कमियां देखने को मिलती होंगी कि महिलाएं सशक्त नहीं हो पा रही हैं, या फिर बहुत फैसिलिटी है जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप ऐसा क्या किया जाए ताकि महिलाएं और भी आत्मनिर्भर बन सकें? हाँ बिल्कुल, आपके हिसाब से। जैसे मैं ज़्यादातर मेरा काम गांव में ही होता है, तो गांव में जब हम जाते हैं तो बहुत ऐसे तबके की महिलाएं हैं, अंडर प्रिविलेज्ड अगर हम बोल दें, या मतलब ऐसी कम्युनिटी जहां अभी एजुकेशन नहीं पहुंचा है, स्कूल कॉलेजेस हैं लेकिन फिर भी वो नहीं जा पा रहे हैं, स्वास्थ्य को भी लेके मतलब उनको कोई केयर करने वाला नहीं है, या चिकित्सा वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, ऐसी भी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम उनको जागरूक कैसे करें। एज अ सोशल वर्कर मैं और मेरे साथ और भी जो समाज सेवा से रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग जागरूकता अभियान डे टू डे में करते हैं, पंचायत वाइज पंचायत। कुछ अच्छे संस्थान हैं, जैसे कि एक आगा खान फाउंडेशन है, वो काफ़ी रोजगार के ऊपर भी काम करती है, और ऐसे जो जागरूकता अभियान है उस पे भी हम लोग काम करते हैं साथ मिलके। तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो बेसिक्स चीज़ें हमें समझानी होती है कि वो अपने आस पड़ोस में साफ़ सफाई कैसे रहें, खुद कैसे साफ़ सफाई के साथ रहना सीखें, बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ये कमी हमको गांव में देखने को मिलती है। उसके अलावा बच्चियों को कैसे वो पढ़ाएं, ये ना कि तुरंत शादी ही कर देना है, उनको पढ़ा लिखा करके कुछ करना है,
उसके बाद उस चीज़ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जागरूकता अभियान, कुछ ट्रेनिंग्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कृषि से हो गया ट्रेनिंग, कुछ कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हैं, कोई पशुपालन का काम करना चाहती है, तो इन सब चीज़ों की भी हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें। कुछ डोमेस्टिक जो खाद्य पदार्थ बनाने का काम होता है, उस चीज़ को भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो कमियां हैं, लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। हम उसी समाज से हैं, हम सभी महिलाओं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तबका छूट गया है उसी को हम कुछ दें, जैसा कि हमारा थीम है आज का जो थीम है जी, और हम सब उसी पे काम कर रहे हैं कि किसी को अगर हम देंगे, हम तो आगे बढ़ गए अपनी मेहनत से, आप हम सब बढ़ गए, लेकिन जो नहीं बढ़ पाया है, अब हमारा ये एक मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का कि हम वहाँ तक पहुँचे, उनको दे वो शिक्षा दे, वो बेहतर ज़िंदगी दे और उनको अपने पैरों पे खड़ा करवाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, तब जाके हमारा नेशन मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चे में शामिल हुई और हमारे दर्शकों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिली कि कैसे देश में आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल के देश में अच्छा नाम कर रही हैं, अपने घर को संभालते हुए बाकी चीज़ों को कर रही हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।